स्वागत है दोस्तों आपका SRJ कंसेप्ट में। जैसा कि आपने मेरी पार्ट 1 वीडियो में ओपैम्प के बेसिक के बारे में देखा, इसमें मैं आपको ओपैम्प के ब्लॉक डायग्राम के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट जान लेते हैं, बैलेंस्ड इनपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट के बारे में। जैसे कि यहाँ पे 3 ब्लॉक हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा। इसे हम 2 इनपुट देते हैं, इसे 2 इनपुट देते हैं, इसे 1 इनपुट देते हैं, उससे 2 आउटपुट लेते हैं। अब बैलेंस्ड इनपुट और अनबैलेंस्ड आउटपुट क्या है? अगर मैं अल्फ़ा को 2 इनपुट दे रहा हूँ तो इसका आउटपुट भी 2 है, तो इसे हम कहेंगे बैलेंस्ड इनपुट अल्फ़ा को और बैलेंस्ड आउटपुट। ये हो गया अल्फ़ा के लिए। और बीटा की बात करें तो बीटा को अगर हम 2 इनपुट दे रहे हैं और 1 आउटपुट ले रहे हैं तो उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड इनपुट, पर 2 इनपुट तो है पर आउटपुट 1 ही है, तो इसे हम कहेंगे अनबैलेंस्ड आउटपुट। यही दोस्तों छोटा सा कंसेप्ट था बैलेंस्ड इनपुट और बैलेंस्ड आउटपुट का। अब हम देखेंगे ओपैम्प के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो मैं आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ। ये हो गया हमारा आउटपुट। ओपैम्प में जैसे हमने देखा था 2 इनपुट होते हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। पहले हमारा होता है इनपुट स्टेज, दूसरा हमारा होता है इंटरमीडिएट स्टेज, तीसरा हमारा होता है लेवल शिफ्टर और चौथा हमारा होता है आउटपुट स्टेज। अब मैं आपको ओपैम्प के ब्लॉक डायग्राम की में यही 4 ब्लॉक्स होते हैं और अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। एक अच्छा एम्पलीफायर अगर हमें चाहिए तो उस अच्छे एम्पलीफायर में ये 4 चीज़ें हम देखते हैं, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और डिफरेंशियल गेन, इसे गेन भी कह सकते हैं, सिर्फ गेन, और CMRR। ये मैं आपको अपने आगे की वीडियो में आगे के कंसेप्ट में बताऊंगा। इसे कहते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अगर किसी भी एम्पलीफायर, अगर हमें कोई भी अच्छा एम्पलीफायर चाहिए तो हम उसमें ये देखते हैं जो इनपुट इम्पीडेंस हो वो प्रैक्टिकली बहुत हाई हो और आउटपुट इम्पीडेंस हो प्रैक्टिकली बहुत लो हो और गेन बहुत हाई हो और CMRR भी हाई हो, और आइडियली इन्फाइनाइट, ज़ीरो, इन्फाइनाइट। अब मैं आपको इन ब्लॉक डायग्राम की डिस्क्रिप्शंस बताऊंगा। इनपुट स्टेज, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया है, इनपुट स्टेज में अगर हम इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट देंगे साइन वेव तो वो हमें आउटपुट में उसका एम्पलीफाई वर्जन देगा, पर जो हमारा आउटपुट होगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा। मेरे पहले वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। और अगर हम इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को दें इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर तो जो हमारा आउटपुट होगा वो एम्पलीफाई वर्जन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इनपुट सिग्नल का होगा और वो इन फेज़ होगा, इनपुट सिग्नल के इन फेज़ में होगा। और इनपुट स्टेज का ये काम होता है कि इनपुट स्टेज एक्चुअली बैलेंस्ड इनपुट और बैलेंस्ड आउटपुट होता है ये स्टेज, और ये स्टेज हमें मैक्सिमम डिफरेंशियल आउटपुट प्रोवाइड करता है। और ये इसकी खासियत ये है कि ये हमें बहुत हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करता है ताकि हम इंटरमीडिएट स्टेज को कपल कर सकें। और इंटरमीडिएट स्टेज में क्या होता है? इंटरमीडिएट स्टेज एक बैलेंस्ड इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है जो हम लोगों को एडिशनल गेन प्रोवाइड करता है, बस इसका यही काम होता है। और लेवल शिफ्टर में हमें ये इमिटर फॉलोवर सर्किट होता है, कॉमन कलेक्टर इमिटर सर्किट फॉलोवर, जो कॉमन कलेक्टर सर्किट होता है जो हमारे इनपुट स्टेज और इंटरमीडिएट स्टेज की डायरेक्ट कपलिंग होने के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन होने के करने के बाद जो हमें डिसएडवांटेज मिलता है, तो उस डिसएडवांटेज को सॉल्व करने के लिए जो DC लेवल होता है वो शिफ्ट हो जाता है, आउटपुट उसके ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाता है। अगर उस DC लेवल को ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए हम कॉमन कलेक्टर और इमिटर फॉलोअर का यूज़ करते हैं, इसलिए हम लेवल शिफ्टर ये ब्लॉक यूज़ करते हैं। और आउटपुट स्टेज,
आउटपुट स्टेज में हम कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर इस डिज़ाइन को यूज़ करते हैं ताकि हम उसके करंट कैरिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें और आउटपुट के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ कर सकें। और ये चलिए हम इसके इंटरनल डायग्राम को देखते हैं, हर स्टेज के इंटरनल डायग्राम को देखते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने पहले से ही बना कर रखे हैं इनके इंटरनल डायग्राम्स। ये हमारे इनपुट स्टेज का इंटरनल डायग्राम है जो 2 ट्रांजिस्टर से मिलकर बना हुआ है। ये Q1 Q2 आप देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने इसे पहले से ही ड्रॉ कर रखा है। ये इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये सेम कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया था। और ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेज। ये आउटपुट हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से लेंगे। और ये हमारा लेवल शिफ्टर स्टेज। ये एग्ज़ाम में हमें डायग्राम पूछते हैं इसलिए ये डायग्राम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ड्रॉ करके। और ये हमारा आउटपुट स्टेज। एक इंटरेस्टिंग बात है आउटपुट स्टेज की कि आउटपुट स्टेज में हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को देखते हैं ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये कुछ ऐसा होता है कि ट्रांजिस्टर का जो कटिंग वोल्टेज होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। आप सभी जानते हैं ट्रांजिस्टर कंडक्ट तब होता है पूरी तरह जब वो 0.7 इस कटिंग वोल्टेज को क्रॉस कर लेता है। तो हमें कुछ आउटपुट में क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन इस वजह से हमें देखने मिलती है आउटपुट स्टेज में। जब हमने इनपुट Vin दिया तो हमें आउटपुट में ये जो 0.7 है ये कटिंग वोल्टेज है। ये वोल्टेज ख़त्म होने के बाद ही, ये वोल्टेज क्रॉस करने के बाद ही ट्रांजिस्टर ऑन होता है। तो यही हम इसमें देख सकते हैं। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। जब क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को ख़त्म करने के लिए हमने आउटपुट स्टेज में 2 डायोड लगा दिए हैं, क्योंकि इन डायोड की वजह से जो डायोड का जो कटिंग वोल्टेज होता है वो 0.7 वोल्ट होता है, जिसको डायोड पहले ही क्रॉस कर चुका होता है, जिससे ट्रांजिस्टर को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती 0.7 वोल्ट कटिंग वोल्ट्स क्रॉस करने की। और उससे पहले का कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम डिसएडवांटेज को देख रहे थे इसमें हमें -VB ये डेड जोन मिल रहा था, एक ऐसा स्टेज जिसमें दोनों ट्रांजिस्टर ऑफ रहते हैं, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। इतने पार्ट में ये 0.7 से लेकर ये 0.7 तक, इतने पार्ट तक दोनों ट्रांजिस्टर बंद रहते हैं, ऑफ स्टेट में रहते हैं। जब ये 0.7 क्रॉस करता है तब Q1 ऑन होता है, जब ये 0.7 क्रॉस करता है तो Q2 ऑन होता है। तो इस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे दो डायोड लगाए हैं, जिससे 0.7 ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन, ये जो डेड जोन हमें मिल रहा था वो डेड जोन इस सर्किट के बाद ख़त्म हो गया। ये हमें क्लियर कैरेक्टरिस्टिक मिल रहा है, नो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।